हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 21 जनवरी। 21 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आज आए हैं और साथ में जितने भी करंट अफेयर्स न्यूज़ में हैं उन सभी को एनालाइज करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। खासियत यह है कि आज सिर्फ द हिंदू ही नहीं, कुछ आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से भी होंगे। ये सभी आर्टिकल्स इसीलिए हमने लिए क्योंकि ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है वो ये होने वाला है कि आपके जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सब इन्फ्लुएंसर्स कुछ ना कुछ एंडोर्समेंट्स करते हैं, है ना, कुछ एड्स, कुछ ना कुछ प्रमोशंस करते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट या सर्विस का। इन्हीं के लिए, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये एंडोर्समेंट को लेकर कुछ गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है और यहाँ पे एक कॉशन क्रिएट करने को कहा है इन इन्फ्लुएंसर्स को कि जो भी प्रोडक्ट का आप एंडोर्समेंट कर रहे हो उसे थोड़ा ध्यान से करना और उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना है कि आपको उस एंडोर्समेंट से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। पूरा मुद्दा क्या है बताऊंगी, लेकिन इसी के साथ साथ G20 समिट के बारे में, G20 समिट की इंपॉर्टेंस के बारे में एक आर्टिकल है। साथ ही आर्टिकल है चाइना की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के बारे में और क्या इसके इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड पे होंगे इसके बारे में। इसी के साथ में हम देखेंगे एक आर्टिकल है सबवे के ट्रेडमार्क वायलेशन को लेकर। ओके, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हम बात करने वाले हैं इस आज के एनालिसिस में, तो बने रहिएगा एंड तक। लेकिन उससे पहले बता दूं कि सिर्फ 127 डेज बचे हैं आपकी प्रीलिम्स में, तो अगर आप इस बार का प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं तो जरा ध्यान से, जरा संभल के, क्योंकि आपको ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, इन दिनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। ओके, बढ़ते हैं आगे। और आपके इसी प्रीलिम्स के लिए आपका हेल्पिंग हैंड बनने के लिए आईएएस शॉर्ट शॉट आपके लिए लेकर आया है एक रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम जिसका नाम है लक्ष्य प्रोग्राम, जिसमें हम आपकी तैयारी फॉर 2023 कराएंगे जस्ट इन ₹23। अगर ज्यादा कुछ जानना चाहते हो इसके बारे में तो यहाँ ऊपर वीडियो पे ब्लिंक हो रहा है, इस वीडियो को चेक कर लो, ठीक है, चेकआउट कर लो क्या क्या मिलेगा आपको लक्ष्य के अंदर। और अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो इसकी परचेज लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो पहला आज का आर्टिकल है रिगार्डिंग चाइनाज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके, तो चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, एक मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल टर्म्स में कहूँ, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो ये कोई मिरेकल भी नहीं है क्योंकि चाइना की पॉलिसीज ही ऐसी थी। एक समय पे चाइना वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, इनफैक्ट आज भी है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, लेकिन चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। और यूएन की रिपोर्ट में ये कहा गया कि चाइना को रिप्लेस कर देगा इंडिया बाय 2023 एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। लेकिन ये पूरा मुद्दा क्या है, देखो चाइना जो है, चाइना की पॉपुलेशन इस बार पहली बार डिक्लाइन हुई है। डिक्लाइन यानी कि पॉपुलेशन कम हुई है, ग्रोथ रेट कम नहीं हुआ है, पॉपुलेशन ही कम हुई है एब्सोल्यूट टर्म्स में। ओके, मतलब ये है कि लगभग 8.5 लाख लोगों से ये पॉपुलेशन कम हुई है, 8.5 लाख से ये पॉपुलेशन कम हुई है। ये ऐसा डिक्लाइन इससे पहले सिर्फ 1961 में देखा गया था, जब यहाँ पे 4 साल से लंबा एक फेमाइन आया था। तो अभी जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है वो ऐसा नहीं कि ये रातों रात हो गई, यहाँ पे प्रॉपर पॉलिसीज उस हिसाब से चल रही थी। जैसे आपको पता होगा चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, चाइना में स्ट्रिक्ट रूल था कि कोई भी एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि यहाँ का बर्थ रेट गिरने लगा और आज ऐसी नौबत आ गई है कि यहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ओके, और ये एक वाटरशेड मोमेंट है क्योंकि इसके बाद से चाइना की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन ही करने वाली है और इसके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस वर्ल्ड पे भी हमको देखने को मिलेंगे। चाइना की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया कि चाइना का जो बर्थ रेट है वो गिरा है, 10% से ज्यादा बर्थ रेट गिर गया है। 9.56 मिलियन बर्थ्स हुए थे इस बार, ठीक है, और इससे ज्यादा डेथ्स हो गई हैं, यानी कि 10.41 मिलियन डेथ हो गई हैं। तो डेथ रेट ज्यादा है बर्थ रेट से, समझ पा रहे हो, इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है। 1.411 बिलियन की पॉपुलेशन यहाँ पे है, ठीक है, चाइना की, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया इसको ओवरटेक कर लेगा इसी साल 2023 में। चाइना की पॉपुलेशन जो गिर रही है उससे हमको कई सारे लेसन सीखने को मिल सकते हैं। देखो चाइना ने बहुत कम समझदारी का काम किया। चाइना को जब पता था कि हमारे पास सबसे ज्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन होने वाली है, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया वो इसी वर्किंग एज के ऊपर किया, इनकी हेल्थ, इनके एजुकेशन, इनके ह्यूमन कैपिटल के ऊपर किया। और इसी के कारण आज यूएस के सामने अगर कोई खड़ा हो पा रहा है तो वो है चाइना, ठीक है, वरना यूएस ही इकलौता महाराजा था हमारे पूरे वर्ल्ड का। लेकिन अगर इसके सामने कोई खड़ा हो पा रहा है तो दैट इज चाइना। क्यों ऐसा? क्योंकि इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग पे ध्यान दिया, ठीक है, इन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया कि भाई जो हमारी स्ट्रेंथ है ना उसी पे काम करते हैं। तो चाइना ने एक लंबा टाइम अपने इस ह्यूमन पॉपुलेशन को, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने में ध्यान दिया है, इसको बेसिकली स्किलफुल बनाने में ध्यान दिया है।
लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको समझ में आती है कि चाइना की जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी 1980 में आई, और यहाँ पे इनको लग रहा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है तो पॉपुलेशन कम करने की ज़रूरत है, तो बड़ी ही हार्शली इन्होंने ये वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। बाद में, बहुत बाद में, लगभग 2016 के आसपास इन्होंने ये वन चाइल्ड पॉलिसी को विड्रॉ किया और बोला टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो इनको लगा कि भाई पॉपुलेशन तो बिल्कुल ऐसी ही होगी कि भाई हमको तो दो बच्चे चाहिए, दो बच्चे चाहिए। लेकिन जब ये 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए तो ये पॉलिसी बड़ी बुरी तरह फेल हो गई, क्योंकि अब कोई इस फेवर में था ही नहीं कि यहाँ पे एक बच्चे से ज्यादा हो फैमिली में। तो गवर्नमेंट के सर्वे में पता चला कि 70% से ज्यादा फैमिलीज जो हैं वो एक बच्चे से ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके फाइनेंशियल रीजन है उस हिसाब से। ओके, चाइना की इकोनॉमी जो है उस पर भी आपको इस डेमोग्राफिक चेंज का असर देखने को मिलेगा। जो वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि 16 टू 59 ईयर एज वाली जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे 875 मिलियन हुआ करती थी 2010 में, लेकिन ये गिर गई है 75 मिलियन से। ठीक है, इसके अच्छा 75 मिलियन पे आ गई है, ये 75 मिलियन से गिर गई है। वेजेस जो है यहाँ पे बढ़ रहे हैं, देखो समझो इस चीज को। जब वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी कि यहाँ पे जो लेबर लोग हैं, जो लेबर वर्ग है, लेबर क्लास है, वो भी कम हो रहा है, जो लोग लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं वो कम हो रहे हैं, यानी कि डिमांड उतनी ही है लेकिन सप्लाई कम है। जब ऐसा होगा तो ये जो लेबर है ये यहाँ पे महंगी हो जाएगी, तो ये वेजेस जो है वो राइज हो जाएंगे। तो वेजेस यहाँ पे बहुत राइज हो रहे हैं, लेबर इंटेंसिव जॉब्स जो है ना वो कम होती जा रही हैं। और यहाँ पे 60 प्लस वाली जो एज की पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन, उसका जो प्रपोर्शन है बढ़ता जा रहा है। 30 मिलियन से ये पॉपुलेशन बढ़ गई है एल्डरली पॉपुलेशन। ओके, इसी के कारण अब इनकी हेल्थ केयर पे भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जीडीपी का लगभग 26% हिस्सा जो है वो यहाँ पे एल्डरली के लिए जाने वाला है 2050 से, और ये एल्डरली बहुत बड़ा 2050 तक ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रपोर्शन घेर लेंगे पॉपुलेशन का। सो ओवरऑल आप देखोगे तो जापान अभी कैसी स्थिति में, जापान का आपको पता है ना कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी कम है, और वहाँ पे पॉपुलेशन को लेकर एक तरह का क्राइसिस आया हुआ है। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट में पता चला कि जो जापान की हालत हुई है, ठीक है, उसके पहले अगर आप उसकी जर्नी को ट्रेस करोगे तो वही जर्नी आज चाइना में हो रही है। यानी कि अगर आप जापान की बात करोगे तो 1990 में जो जापान की स्थिति थी वही 2020 में आज चाइना की स्थिति है। लेकिन जापान ने फिर भी एक लंबा टाइम बिताया इस बर्थ रेट को कम करने में, या फर्टिलिटी रेट जो कम हुआ ना यहाँ पे, उसके लिए एक लंबा टाइम लगा। मतलब यहाँ पे 1.75 टू 1.29 हो गया था फर्टिलिटी रेट, ठीक है, 4 डिकेट्स में, 40 साल में। लेकिन चाइना में इसी 40 साल में 2.74 से 1.28 हो गया है आज की डेट में फर्टिलिटी रेट। तो ये बहुत तेजी से चाइना जापान वाली स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इंडिया के लिए खुशखबरी ये है कि चाइना, जो कि अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ जब चाइना ने देखना स्टार्ट करी, मतलब 1980 से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई थी, क्योंकि यही टाइम था जब यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड बिल्ड होना शुरू हुआ। वही जो चीज चाइना ने ट्रेस करी वही चीज आज इंडिया ट्रेस कर रहा है। मतलब जहां चाइना 1980s में था वहां इंडिया 2020 में है। तो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंडिया के लिए आने वाला समय डेमोग्राफिक डिविडेंड का होने वाला है, अगर हम हेल्थ केयर और एजुकेशन की तरफ ढंग से कंट्रीब्यूट करते हैं तो। ओके, तो देखो यहाँ पे दो ग्राफ्स है, ये दो ग्राफ बताते हैं कि कैसी कैसी पॉपुलेशन ग्रोथ जा रही है। तो पहला ग्राफ है ये, ठीक है, और इस पॉपुलेशन ग्राफ में बताया हुआ है कि टोटल पॉपुलेशन देखते हैं। तो ये जो रेड वाला है वो चाइना का है। देखो चाइना का जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा ग्रो हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर देखो यहाँ से डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। तो अभी अगर हम अपने यहाँ पे माने कि हम 2030 के आसपास हैं, तो यहाँ पे देखो ये चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती हुई दिख रही है। उससे पहले चाइना एकदम पीक पे था, ठीक है। और इंडिया की पॉपुलेशन देखेंगे तो इंडिया अब पीक पे आ रहा है। इंडिया अभी भी पीक पे आया नहीं, लगभग 2050-2060 के आसपास ये पीक पे आएगा। तो ये वाला जो टाइम है ना, ये जो ट्रांजिशन टाइम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हो सकता है 2080 के आसपास, 2090 के आसपास हम भी फिर धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ बढ़े। ओके, अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो जो चाइना है उसकी देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी तेजी से गिरती जा रही है। वहीं इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गिर रही है लेकिन इतनी तेजी से नहीं गिर रही है। ओके, तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए। ये जो डाटा है ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, ओके, और ये वाला डाटा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन का डाटा है। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है हमारा सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर है। सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स जो है इनके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि इनके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं।
ये गाइडलाइन है कि कितना क्या एंडोर्समेंट ये कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स जो है, आप देखते हो कितने सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये कुछ ना कुछ इनका बेसिकली चैनल जो चलता है, ये अपना कंटेंट तो डालते ही हैं, बीच बीच में कुछ ना कुछ एंडोर्समेंट करते हैं किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का। आपने देखा होगा कुछ व्लॉग्स वगैरह अगर देखे होंगे तो उसमें बीच में आता है इस तरह का एंडोर्समेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्पेशली कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं, इनको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात ये कि जब भी ये कोई एंडोर्समेंट करेंगे, कोई ऐड दिखाएँगे या कोई किसी भी तरह से किसी चीज़ को प्रमोट करेंगे, तो इसमें इनको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि इनको क्या मटेरियल बेनिफिट हो रहा है। मटेरियल बेनिफिट का मतलब क्या है कि इनको कैसे यहाँ पे स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्या इनको कोई गिफ्ट दिया जा रहा है, कोई होटल अकोमोडेशन दिया जा रहा है, कोई इक्विटी, कोई डिस्काउंट, कोई अवार्ड दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो यहाँ पे इनको क्लियर लैंग्वेज में बताना पड़ेगा कि ये एक एडवर्टाइज़मेंट है, ये स्पॉन्सर्ड है या फिर ये पेड प्रमोशन है। ओके, आप देखते हो आजकल भी आप यूट्यूब वगैरह देखोगे तो उसमें लिखा होता है पेड प्रमोशन या द कंटेंट कंटेन्स पेड प्रमोशन। तो ये सब चीजें क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करना है, प्रमोशन अगर करना है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। और अगर आप इसका वायलेशन करते हो तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये गाइडलाइंस जो जारी की गई है उनका नाम है एंडोर्समेंट नो हाउस, जिसमें सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स या फिर वर्चुअल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अवतार्स वगैरह हैं, उनको किस तरह से एंडोर्समेंट करना है वो बताया गया है। ये जो सब कुछ है ये एप्लीकेबल होगा इन सभी इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर, और इनको ये बताना पड़ेगा कि इनको क्या मटेरियल बेनिफिट मिल रहा है उस पर्टिकुलर एजेंसी से जिसका प्रोडक्ट ये एंडोर्स कर रहे हैं। कोई फ्री प्रोडक्ट मिला है या फिर कुछ इनको कॉन्टेस्ट जीता है, कुछ होटल स्टे मिला है, क्या एग्जैक्टली इनको उसके बदले में मिला है, ठीक है? अच्छा, इसमें सेलिब्रिटीज को ये भी एडवाइस किया गया है कि आप जो भी प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हो ना, पहले खुद चेक कर लेना कि क्या उसका जो क्लेम है वो सच है भी कि नहीं, कि कहीं वो सामने वाला ऐसे ही कुछ क्लेम कर रहा है। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल कोई शैम्पू को एंडोर्स कर रहे हो, तो पहले वो शैम्पू खुद यूज करके देख लेना कि क्या उसके जो रिजल्ट्स हैं वो वैसे हैं जैसा वो कंपनी एंडोर्स कर रही है। अगर हैं फिर तो आप उसको एंडोर्स करो, लेकिन अगर आपने मिसलीडिंग कुछ भी एंडोर्समेंट कर दिया, जो कोई क्लेम कुछ भी क्लेम कर दिया सामने वाली कंपनी ने और आप उसको एंडोर्स कर रहे हो बिना चेक किए, तो ये मिसलीडिंग माना जाएगा और इसको वायलेशन माना जाएगा। और यहाँ पे कंज्यूमर, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो आपके अगेंस्ट पेनल्टी जारी कर सकती है 10 लाख रुपए की। और अगर आप बार बार इस तरह का वायलेशन करते हो तो 50 लाख रुपए की पेनल्टी प्लस आपको 3 साल के लिए, 1 से 3 साल के लिए बैन किया जा सकता है एंडोर्समेंट मार्केट से। और अगर हम अपने सोशल इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, तो इंडिया में सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं लगभग 2800 करोड़ रुपीस का इनका मार्केट है बाय 2025। और इसीलिए आज की डेट में आप देखोगे हमारे देश में 1 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, और इनकी जो साइज है फॉलोइंग की वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इन्फ्लुएंसर्स की कि जो भी ये प्रोडक्ट इंडोर्स कर रहे हैं उसको पहले खुद जांच ले। कंज्यूमर्स को भी समझना चाहिए कि कोई भी अगर कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहा है तो वो ऐसे ही नहीं कर रहा है, उसको पीछे कुछ स्पॉन्सरशिप मिली होगी। और इसीलिए ये जो डिस्क्लोजर है उसके लिए इस तरह की गाइडलाइंस लाई गई है। इसमें क्लियरली बोला गया है कि भाई अगर आप वीडियो फॉर्मेट में ये एंडोर्समेंट कर रहे हो तो ये जो डिस्क्लोजर है बड़ा आसान, बड़ा सिंपल और बड़ा क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं छुपा छुपा के आपने लिखा हुआ है पेड प्रमोशन, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में नहीं, आप वीडियो में बताओगे कि भाई हमको यहाँ पे ये स्पॉन्सरशिप मिली है और इसीलिए हम इसे को ये जो भी प्रोडक्ट है उसको एंडोर्स कर रहे हैं इस तरह से। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है कि ये आपको कुछ ना कुछ उससे मटेरियल बेनिफिट हुआ है। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो हमारे देश में एडवर्टाइजिंग के लिए क्या एजेंसीज हैं, क्या प्रोसीजर्स है, क्या प्रोटोकॉल है। तो एक है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको आस्की भी कहते हैं। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। 1985 में बनी थी, नॉन प्रॉफिट कंपनी है, अंडर कंपनी एक्ट बनाया गया। बेसिकली पब्लिक के कॉन्फिडेंस को एनहांस करना इनका एम है थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और इसीलिए इनका जो मैंडेट है वो ये है कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे एंडोर्स हो रहा है वो ट्रुथफुल हो, लीगल हो, ऑनेस्ट हो, डिसेंट हो। और इसीलिए आस्की जो है कई सारे तरीकों से आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है अगर आपने कुछ वायलेशन किया है तो यहाँ पे एक बार कंप्लेन मिलने के बाद आस्की इसको प्रोसेस करता है, और इसको प्रोसेस करने के बाद फिर इसके रिड्रेसल की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पे कंज्यूमर कंप्लेन काउंसिल इन्वॉल्व होती है। अगर कंप्लेन सही है तो ऐड जो है उसको मॉडिफाई किया जाएगा या फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर 100% जो टीवी एडवर्टाइजमेंट है या 80% प्रिंट एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप उसकी बात करो
तो जो भी 100% जितनी भी टीवी एड्स हैं और हमारा 80% प्रिंट एड्स, अगर उसमें कुछ भी धांधली आज के टाइम पे पाई जाती है तो आस्की उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू जो है दैट इज रिगार्डिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ ट्रेडमार्क वायलेशन, सबवे और सबअर्ब इन हाई कोर्ट। बेसिकली हुआ क्या है, सबवे आप लोगों ने देखा होगा, सबवे क्या है, बेसिकली सैलड्स वगैरह मिलते हैं इनके यहाँ पे, है ना, सैंडविच सैलड्स वगैरह मिलते हैं। और इन्हीं के जैसी एक कंपनी आई है सबअर्ब, ठीक है, सबअर्ब। तो बेसिकली सबवे का कहना है कि इन्होंने हमारे जैसा नाम रख लिया है, हमारे जैसा लोगो बना लिया है, हमारे जैसा मेन्यू कर दिया है, तो ये हमारा ट्रेडमार्क चुरा रहे हैं और लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं कि लोग सबवे में ना आकर सबअर्ब में जाएं, और हमारा धंधा चौपट करने की कोशिश कर रहा है सबअर्ब। ये कंप्लेन करिए सबवे ने दिल्ली हाई कोर्ट में। तो पहले क्या है ट्रेडमार्क, क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बता देती हूँ। देखो भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ये टॉपिक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती समझना पहले तो ये बात। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो हर चीज जो आप अपने दिमाग से क्रिएट करते हो, क्रिएशन ऑफ माइंड, इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम्स, इमेजेस, ये सब आपका कॉमर्स का जितनी भी चीजें हैं, जिसको भी आप कॉमर्स में यूज कर सकते हो, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, ये मैंने बनाया है, इसमें मेरी वॉइस है, इसमें मेरा सारा टेक्स्ट है, इसमें सारे कंटेंट मेरा है, तो ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई। आप कोई गाना बनाते हो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओके, अगर आप कोई लोगो बनाते हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ओके, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसको लॉ से प्रोटेक्ट किया जाता है, और उसको ऐसे प्रोटेक्ट किया जाता है कि उसको कोई भी मिसयूज ना कर पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस बनाना है तो जिसने भी उसको क्रिएट किया है उसको आपको कुछ प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, और जनता इसको यूज कर पाए उसके हिसाब से भी आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है जहाँ पे क्रिएटिविटी को एनहांस किया जाए, एनकरेज किया जाए, इनोवेशन को एनकरेज किया जाए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स की बात करें तो कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेड सीक्रेट, ये सब तरह तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, और ये सब रेगुलेट होते हैं अंडर एन एग्रीमेंट नोन एज ट्रिप्स। तो ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इतने सारे एक्ट्स के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। जैसे ट्रेडमार्क जो है उसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट है 1999 का, पेटेंट एक्ट है 1970 का, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, डिजाइन एक्ट 2000 का, जीआई यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए एक्ट है 1999 का। तो अलग अलग एक्ट्स आपको याद होनी चाहिए कौन सा एक्ट कब का है। ओके, ऑलराइट, अच्छा अब यहाँ पे तो हमने बात करी इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। बात करें अगर ट्रेडमार्क की, तो देखो ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कोई भी आपका लोगो है, कोई भी आपकी डिजाइन है, कोई भी आपका नाम है, जिसको कोई मिसयूज कर रहा है, तो वो वहां पे ट्रेडमार्क लॉ लगेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी आपके इन चीजों को मिसयूज नहीं कर सकता। जैसे अभी बीच में आया था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है आप लोगों ने कभी ना कभी पिया होगा, एक शरबत जैसा होता है, ठीक है, एक ड्रिंक होती है रूह अफ़ज़ा जो है, घरों में बनता है, जैसे रसना होता है वैसे रूह अफ़ज़ा। वैसे ही इन्होंने एक कोई कंपनी है जिन्होंने उसका नाम रख दिया दिल अफ़ज़ा, ठीक है, और बेसिकली इसको कॉपी करने की कोशिश की थी। तो ये दिल अफ़ज़ा नाम को बिल्कुल गलत ठहराया कोर्ट ने और बोला आप अपना नाम चेंज करो। तो वैसे ही यहाँ पे सबवे पहुंच गया कोर्ट के पास, और सबवे ने बोला कि ये जो सबअर्ब कंपनी है ना, ये हमारा कलर स्कीम, हमारा जो लोगो है, हमारा मेन्यू कार्ड, सभी कुछ चुरा रही है। तो ट्रेडमार्क क्या है, एक ऐसा सिंबल है, डिजाइन है, वर्ड है या फ्रेज है जो कि किसी बिजनेस को आइडेंटिफाई करे। जैसे आपने देखा होगा कोको कोला, तो कोको कोला जैसे ही मैंने बोला तो आपके दिमाग में एक बॉटल आ गई ना, ऐसी ब्लैक कलर का ड्रिंक होती है उसमें, और एक बॉटल आ गई, उसकी साइन भी आपको याद होगी। तो वो जो है उनका ट्रेडमार्क है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ पार्ले जी, तो पार्ले जी सुनते ही आपके दिमाग में एक पैकेट आता है जिसके ऊपर लिखा होता है 5 रुपए, एक लड़की बनी होती है छोटी सी, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, इनका ट्रेडमार्क है। वैसे ही हर हर कंपनी का ट्रेडमार्क हो सकता है, और इसको रेगुलेट किया जाता है 1999 के ट्रेडमार्क एक्ट के थ्रू। इसमें ये कहा जाता है कि ट्रेडमार्क वैलिड है 10 ईयर्स के लिए, और इसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा हर 10-10 साल के बाद। लेकिन इसका वायलेशन कब माना जाता है, वायलेशन तब माना जाता है दो तरीके से। पहला, डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, यानी कि अगर कोई कंपनी आपके जैसा सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करे, ऐसे कोशिश करे कि भाई सामने वाला कंफ्यूज ही हो जाए, ठीक है, कि ऐसा ये सही है कि वो सही है। जैसे आप देखते हो ना कई बार एडिडास की भी कॉपी बिकती है, तो एडिडास का जो सिंबल है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, नाइकी की जो कॉपीज होती है उसमें थोड़ा सा सिंबल चेंज कर दिया जाता है, पता ही नहीं चलता है कि सच कौन सा है झूठ कौन सा है ना। तो वही चीज यहाँ पे अगर हो रही है तो दैट इज डिसेप्टिव सिमिलैरिटी, जिसके अंदर आपके ऊपर ट्रेडमार्क वायलेशन का केस हो सकता है। दूसरा है पासिंग ऑफ। पासिंग ऑफ का मतलब क्या है कि ब्रांड लोगो जो है उसको इस तरह से मिस स्पेल किया जाता है, गलत बताया जाता है, नाम चेंज करके या फिर उसकी स्पेलिंग चेंज करके उसको लगभग वैसा ही बना दिया जाता है, जैसे कैडिला।
कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड और कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड दोनों लगभग एक जैसे लग रहे हैं ना, समझ नहीं पाओगे आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। मतलब नेचर कैरेक्टर सब कुछ एक जैसा बना दिया, तो आप समझ नहीं पाओगे, कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाए, उसको बोलते हैं पासिंग ऑफ। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में सबवे और सबअर्ब में बहुत डिफरेंस है। कोई भी अगर कोई भी नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस का पर्सन है तो वो सबवे समझ के सबअर्ब में नहीं घुस जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस ब्रांड है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे लोगो की बात है तो हाँ जी, लोगो भी बहुत सिमिलर जरूर है, लेकिन बहुत कोई भी अगर नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस का पर्सन है वो उसमें आराम से क्लासिफाई कर सकता है कि कौन सा सही कौन सा गलत। और जो ये वर्ड सब है, इसके ऊपर कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो सब वर्ड है ना, ये तो कोई भी यूज कर सकता है, ये बेसिकली एक तरह के सैंडविचेस होते हैं, तो सैंडविच का वो जो नाम है वो तो कोई भी यूज कर सकता है, उसमें आपका क्या पेटेंट है, आपका क्या ट्रेडमार्क है। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा रिगार्डिंग सबवे एंड सबअर्ब। तो सबवे की जो डिमांड थी, पिटीशन थी, उसको खारिज कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। ओके, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज वी डिड नॉट वेट, डिड व्हाट वाज राइट टू हेल्प श्रीलंका, सेड जयशंकर। तो हमारे जो एस जयशंकर जी हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, गए हैं श्रीलंका और श्रीलंका में इन्होंने बातचीत करी, इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है ये, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे बातचीत करी और बेसिकली देखो पूरा मुद्दा क्या समझाती हूँ। इंडिया और श्रीलंका के काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं। इंडिया जो है श्रीलंका की मदद करना चाहता है। श्रीलंका को इंडिया ने बहुत डेट दिया है, ठीक है, ना सिर्फ इंडिया ने, इंडिया के साथ चाइना और जापान ने भी श्रीलंका को बहुत डेट दिया है, बहुत इनके ऊपर कर्जा है इंडिया, चाइना और जापान का, ठीक है। तो अभी क्या है, श्रीलंका में आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्रंच हो गया बुरी तरह से, क्योंकि कोविड के बाद रिकवरी नहीं हो पा रही थी, बॉम्ब अटैक्स वगैरह हो गए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, यहाँ की गवर्नमेंट की भी गलतियां थी पॉलिसी मेकिंग में, तो कई सारी गलतियां हुई और उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया श्रीलंका में। अब श्रीलंका को चाहिए पैसा, पैसे के लिए श्रीलंका दौड़ा दौड़ा गया आईएमएफ के पास, ठीक है। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेस में आपकी मदद करती है, कंट्रीज की मदद करती है। तो आईएमएफ ने बोला कि ठीक है भाई, हम आपको $2.9 बिलियन का एक पैकेज दे देंगे, बेल आउट पैकेज। बेल आउट क्या होता है? बेल आउट का मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रही है आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस से आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो $2.9 बिलियन का पैकेज यहाँ पे आईएमएफ ने बोला हम दे देंगे, लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारे जितने भी क्रेडिटर्स हैं, जितने भी लेनदार हैं, मतलब इंडिया, चाइना, जापान, वो हमको लिखित में दें कि तुम्हें देना चाहिए पैसा। अगर लिखित में देते हैं तो हम आपको देंगे, क्योंकि ट्रस्ट का भी इशू है ना। तो चाइना और जापान तो बहुत बाद में, इंडिया ने सबसे पहले लिखित में दे दिया कि हाँ भाई लाओ इनको पैसा दो, तो ये अपनी थोड़ी सी इकोनॉमी सुधारें और अपना थोड़ा सा ठीक ठाक करें सब चीजें, है ना। तो यहाँ पे इंडिया ने लिखित में दे दिया और इंडिया ने बोला कि भाई देखो, ऐसा नहीं कि हम आपसे कोई बदला लेना चाहते हैं या हमें आपसे कुछ चाहिए, हम तो वही करते हैं जो सही होता है, ठीक है, और हम यहाँ पे श्रीलंका को मदद करना चाहते हैं। तो ये कहते हुए इंडिया ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जोर दिया कि भाई इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट में मानता है, हम चाहते हैं कि हमारे रीजन में शांति बनी रहे, पीस स्टेबिलिटी बनी रहे, और इसीलिए हम आपकी मदद भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइलैंड नेशन जो है श्रीलंका, उसके डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम में इंडिया इज हेल्पिंग आउट। ओके, अच्छा इसी में बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका अभी दोहरी मार में घुसा हुआ है। जैसे पहला तो यहाँ पे प्राइजेस बहुत बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और डेट बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, ठीक है। तो इंडिया जो है उसको इंडिया श्रीलंका को मदद कर रहा है काफी लंबे समय से। जैसे कि इंडिया और श्रीलंका ने चार बेसिक पॉइंट्स पे बात करी, चार बेसिक पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुए हैं। पहला तो है फूड सिक्योरिटी को लेकर, दूसरा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के इश्यूज को लेकर, तीसरा है एनर्जी सिक्योरिटी और चौथा है ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर। तो इंडिया विल बी हेल्पिंग आउट। मार्च 2022 में हमने अनाउंस किया कि भाई हम आपको $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट देने वाले हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक तरह का लोन है, ठीक है। इससे पहले हमने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट सपोर्ट देने की बात भी की थी। इसी के साथ में हम कई सारी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं श्रीलंका में। जैसे इंडिया का एनटीपीसी जो है वो यहाँ पे सोलर प्लांट बनाने वाला है संपुर में, त्रिनकोमली में। अडानी ग्रुप जो है ये यहाँ पे विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाने वाला है। इंडियन ऑयल सब्सिडरी जो है वो यहाँ पे डेवलप करने वाली त्रिनकोमली ऑयल टैंक फार्म। दिल्ली जो है बेसिकली यहाँ पे पलाय एयरपोर्ट और कंके संथुराई है हार्बर को बनाने वाला है। तो कई सारे सपोर्ट्स इंडिया प्रोवाइड कर रहा है श्रीलंका को, और उसी में जो लेटेस्ट सपोर्ट है वो ये आईएमएफ वाला है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट इशू की तरफ। नेक्स्ट इशू इज रिगार्डिंग G20 प्रेसिडेंसी। तो ये एडिटोरियल है इंटरनेशनल रिलेशन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, ना सिर्फ आपको पेपर 2 में मदद करेगा इंटरनेशनल रिलेशन में, बल्कि आपको ये पेपर 1 में ऐसे में भी बहुत मदद करेगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे बताया
गया कि G20 प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, और इसी G20 प्रेसिडेंसी में हम देखते हैं कि ग्लोबल फूड, एनर्जी, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है। इंडिया ने अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखी है कि भाई हमको तो ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ काम करना है, क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की तरफ, और साथ में रिजिलियंट सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ, और विमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ। तो ये कुछ प्रायोरिटीज इंडिया ने पहले ही बता दी हैं। इंडिया का मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की तरफ हमारा ध्यान है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम्स जो है साउथ एशिया के साथ, ये ग्लोबल है, नेचर में ग्लोबल है। जैसे कि पहली प्रॉब्लम है, हमारा आसपास सब तरफ त्राही त्राही मची हुई है। जैसे आप देखोगे श्रीलंका, अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे लगभग 64.3% का फूड इन्फ्लेशन चल रहा है। 64.3% महंगे हो गए हैं फूड प्रोडक्ट्स। ओके, और इसके साथ ही 84.6% भी यहाँ पे आपको इन्फ्लेशन देखने को मिला, बढ़ गई है, दाम इतने बढ़ गए हैं। दूसरा, पाकिस्तान में इकोनॉमिक लॉस हुआ, फ्लड्स आई, $30 बिलियन का नुकसान यहाँ पे हुआ है, इनको ज़रूरत है पैसों की। साथ में फॉसिल फ्यूल का जो डिपेंडेंस है हमारे पूरे साउथ एशिया का, वो बढ़ता जा रहा है फॉसिल फ्यूल के ऊपर। बांग्लादेश में आपने देखा कि फ्यूल प्राइजेस 50% से ज़्यादा बढ़ गए। और इसी के साथ इंडिया जो है, इसी के लिए यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन की बात करता है कि भाई हमको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है इस पूरे रीजन में, ठीक है। और इसीलिए हमें इस जियो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वाले टाइम में हमें कुछ चीज़ें आसान करने की ज़रूरत है। हमें यहाँ पे अपने साउथ एशियन रीजन को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा साउथ एशिया जो है, वो यहाँ पे इंडिया के ऊपर रिलाय कर रहा है कि इंडिया हमारी आवाज़ बनेगा। तो साउथ एशिया की लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ग्लोबल क्लाउड इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ग्लोबल रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसीलिए सब लोग इंडिया पे रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें की चैलेंजेस क्या है साउथ एशिया के सामने? पहला है कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी नहीं हो रही, दूसरा है कमोडिटी प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, और तीसरा है क्लाइमेट चेंज। अब ऐसे में साउथ एशियन नेशंस जो है, उनको ज़रूरत है फॉसिल फ्यूल से दूसरे रिसोर्सेज की तरफ बढ़ने की, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, वो यहाँ पे यूज़ हो रही है, बांग्लादेश में कोल यूज़ हो रहा है कहीं पे, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में इंडिया मदद कर सकता है, इंडिया कोऑपरेट कर सकता है। और साथ ही में इंडिया जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कोऑपरेट कर सकता है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस अरेंज करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, गुड गवर्नेंस में मदद कर सकता है इंडिया। इसी के साथ में यहाँ पे G20 मेंबर, ये सिर्फ साउथ एशिया से इकलौता G20 मेंबर है इंडिया, और इसीलिए सभी लोगों की नज़रें इंडिया के ऊपर है। और यहाँ पे देखो, बिकॉज वेल्दी इकोनॉमीज हैव डिस्प्रपोर्शनेट पावर एंड इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इन इंटरनल कोऑपरेशन, एंड दे आर द ग्लोबल गवर्नेंस इज देयरफॉर टिल्टेड इन देयर फेवर। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपनी धाक जमाएंगी ही, अपनी हेजीमनी दिखाएंगे ही, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हमको कौन से एरियाज में काम करना है। डेवलपमेंट में, ट्रेड में, क्लाइमेट एक्शन में, एनर्जी ट्रांजिशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में काम हमको करना है। ओके, बढ़ते हैं आगे। G20 के बारे में अगर जानना चाहते हो तो ये है G7 में 7 कंट्रीज हैं, फिर आया G8, रशिया था जिसमें, पर अभी G8 एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ G7 करता है और G20 करता है। तो देख सकते हो कौन कौन सी कंट्रीज हैं। G20 1999 में बना था, जब हमने देखा कि ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उसने पूरे वर्ल्ड को डुबा दिया, वर्ल्ड को इकोनॉमिक क्राइसिस में ले आया। तो समझ में आया कि भाई सारी कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज भी। तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए G20 बनाया गया, जिसमें लगभग वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 60% हिस्सा, ग्लोबल GDP का 80% हिस्सा, और ग्लोबल ट्रेड का 75% हिस्सा आता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। एंड नेक्स्ट इशू इज अबाउट पंचायत, ठीक है। तो हमारी जो ग्राम पंचायत वगैरह हैं, आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर एवरी स्टेट। लेकिन देखा जा रहा है कि कई सारे इश्यूज हैं। जैसे तेलंगाना में अभी क्या हुआ, एक उप सरपंच जो है, उन्होंने अभी सुसाइड कर लिया। क्यों सुसाइड कर लिया, आप जान के हैरान रह जाएंगे। सुसाइड इसलिए कर लिया क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था जो ग्राम पंचायत है उसको चलाने का, और उस ग्राम पंचायत को चलाने के लिए वो अपने पर्सनल पैसे को यूज कर रहे थे, अपने प्राइवेट मनी को, प्राइवेट वेल्थ को यूज कर रहे थे। जब वो खत्म हो गया तो उन्होंने लोन ले लिया कहीं से, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज सरकार को बताई, सरकार ने बोला ठीक है फंड रिलीज करेंगे, फंड आ ही नहीं रहा, इतना लंबा टाइम हो गया, तो उनको अल्टीमेटली इस इनडेटेडनेस के चक्कर में सुसाइड करना पड़ गया। तो सरपंच जो है वहां पे आप देख रहे हो, सरपंच जितने भी यहाँ पे हैं वो बताते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट फंड प्रॉपर टाइम पे भेज ही नहीं रही है, ठीक है। 74th अमेंडमेंट आया जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अभी तक भी जो चाहा था वो नहीं मिला है लोकल गवर्नमेंट्स को। आज भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, बहुत ज्यादा डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी रहती है स्टेट गवर्नमेंट की पंचायत के ऊपर। ओके, तो कुछ यहाँ पे मुद्दे हैं जो डिस्कस किए गए हैं। जैसे पहला है इशू ऑफ फंडिंग।
तो ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा फिजिकली डिपेंडेंट है ग्रांट्स के ऊपर। और इन ग्रांट्स में भी आप देखते हो अलग अलग तरीके की ग्रांट्स हैं, जैसे 3 तरीके से फंड्स बनते हैं ग्राम पंचायत के। पहला है इनके खुद के रेवेन्यू जो लोकल टैक्स वगैरह ये कलेक्ट करते हैं। दूसरा है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट्स, और तीसरी है डिस्क्रिशनरी जो ग्रांट्स होती है, स्कीम बेस्ड फंड्स जो होते हैं। इसमें जो इनका खुद का रेवेन्यू है वो बहुत कम पोर्शन बनाता है, मेजर पोर्शन इनको ग्रांट्स है, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की। हम यहाँ पे अगर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करें तो देखा जाता है बहुत डिले के साथ ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स आती हैं। और जब ये आती भी हैं उस टाइम भी क्या होता है, इनके ऊपर बार बार अप्रूवल, मल्टीपल अप्रूवल्स लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ग्रांट आ गई खत्म, इसके बाद आप बीडीओ से जाके परमिशन लो, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे जाके परमिशन लो। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ब्यूरोक्रेटिक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे अप्रूवल्स बहुत जरूरी हैं। अगर आपको किसी के ऊपर टैक्स लगाना है उसके ऊपर भी आपको कई सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। देखा जाता है कि कई बार तो सरपंच लोग जो हैं सिर्फ चक्कर ही लगाते रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज के, कि यहाँ पे हमको ये ग्रांट्स मिल जाएं या अप्रूवल्स मिल जाएं। और सरपंच को गुड बुक्स में रहना पड़ता है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स के, कि उनके गाँव को पैसा मिल जाए, सो दैट गाँव गाँव में पैसा मिलने के बाद कुछ काम हो सके। इसके साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी बहुत ज्यादा शेडो रहता है। ब्यूरोक्रेट्स कुछ भी काम इनको आसानी से करने नहीं देते। जितने भी लोकल लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे जितने भी एम्प्लॉयज भी रखे जाते हैं ना, जो भी, जैसे मान लो स्वीपर हो गया या कुछ भी, उनके ऊपर भी इनका सरपंच वगैरह का राइट नहीं रहता कि उनको यहाँ पे हटाया जा सके या उनको कुछ रेगुलेट किया जा सके। ये सारे राइट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास होते हैं। ओके। तो बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ने पंचायत बना तो दी है, लेकिन अल्टीमेटली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करने में अभी बहुत पीछे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि भाई अगर बहुत सारे फंड्स फंक्शनरीज इनको दे देंगे तो फिर ये लोग करप्शन करेंगे। अरे भाई, तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उधर क्या आपको कम ऐसा देखने को मिल रहा है? तो बेसिकली ये कहने को कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनको इक्वल लेवल पे काम करना चाहिए। जब हम बात करते हैं ना फेडरल स्ट्रक्चर की, तो फेडरल का मतलब ये नहीं सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसके आगे भी हमको जाना चाहिए लोकल गवर्नमेंट की साइड भी। ओके। तभी हम एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये था पूरा आर्टिकल एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको आज का अच्छा लगा है लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना। और अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। So that was all. Thank you for watching and have a very, very good day.